हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? मैं हूं दोस्तों आपका अपना जीवन सर। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया ऑडियो फाइल में। अभी आपका दूसरा चैप्टर है बेटा तत्वों का आवर्ती झुकाव या आवर्ती वर्गीकरण। तत्व तो आपको पता ही है मेरा बेटा, तत्व कहां से आए हैं। सीधी सी बात है, जब द्रव्य माने क्या होता है? देखो द्रव्य, बहुत सारे लोग द्रव को द्रव्य बोलते हैं। नहीं मेरा बेटा, द्रव्य मतलब क्या होता है कि जो हर चीज हमको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, उसको द्रव्य कहते हैं। कुछ भी मतलब जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, जैसे गैस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो वो भी द्रव्य है मेरा बेटा। फिर द्रव्य को दो तरीकों से बांटा गया। आपको बेसिक नॉलेज में थोड़ा सा दे देता हूं पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। एक होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। फिर भौतिक के 3 बच्चे हो गए, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक के 3 बच्चे हो गए बेटा, तत्व, यौगिक और मिश्रण। फिर आगे चल के तत्वों के 3 बच्चे हो गए, धातु, अधातु, धातु, सदृश, जो आपने पढ़ा है। तो अगर कोई बोलेगा कि भैया तत्वों के पिताजी का नाम क्या है, तो रासायनिक। और रासायनिक के पिताजी का नाम क्या है, तो द्रव्य। सबका पिताजी समझ लो द्रव्य होता है बेटा। हाँ, तत्व के कितने बच्चे? 3, धातु, अधातु, धातु, सदृश, वो सब आएंगे। तो इस चैप्टर में यही पढ़ने पड़ेगा। तो बेटा पहले बहुत सारे ऐसे ही तत्व पढ़े थे, क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था। बहुत सारे साइंटिस्ट टेंशन में करेंगे क्या। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो एंट्री मारते इसमें यहाँ पे, उनका नाम था डोबेराइनर बेटा। और डोबेराइनर के समय उन्होंने बनाया एक नियम, याद रखना, रिक्त स्थान में क्वेश्चन आता है कभी कभी। डोबेराइनर का था बेटा त्रिक का नियम, त्रिक। तो बेटा सीधी सी बात है, जब डोबेराइनर जी आए थे उस समय 25 से 30 तत्वों की खोज हो गई थी उस समय लगभग। तो डोबेराइनर का त्रिक का पहले तो सबसे पहले त्रिक होता क्या, देखो उन्होंने आए ना, उन्होंने 3-3 तत्वों का समूह बना दिया मेरा बेटा, ग्रुप बना दिया। तो और उनके रासायनिक गुणधर्म समान थे। तो क्या बोलोगे, त्रिक का परिभाषा क्या बोलोगे? समान रासायनिक गुणधर्म वाले, क्या बोलोगे? समान रासायनिक गुणधर्म वाले 3 तत्वों के समूह को त्रिक कहते हैं। क्या बात है, समान रासायनिक गुणधर्म वाले 3 तत्वों के समूह को त्रिक कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा उनकी मतलब विशेषता क्या थी? एक्चुअली उनके समय 25 से 30 तत्वों की खोज हो गई थी बेटा। उनकी विशेषता यही थी नियम में कि उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के आरोही आशिकी 2 पिक्चर देखा होगा, उसमें बोलता है स्टेडियम में कि ऐसे गूंजेंगे आरोही। तो वो हीरोइन वहां पे नहीं है, वहां पे आरोही नहीं। आरोही का मतलब होता है बेटा बढ़ता क्रम, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। एक्चुअली डोबेराइनर जी ने तत्वों को उनके आरोही, परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा था। तो सबसे पहला त्रिक का परिभाषा क्या होता है कि समान रासायनिक गुणधर्म वाले 3 तत्वों के समूह को त्रिक कहते हैं। फिर डोबेराइनर जी ने 3 तत्वों को समूह बना दिया और उनको उनके परमाणु भार एटॉमिक मास के आरोही क्रम में रखा मेरे प्यारे बच्चों। पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है मेरा बेटा, उन्होंने क्या कहा, उनका नियम सुनो। डोबेराइनर का त्रिक का नियम क्या बोलता है, जो बहुत ज्यादा अहम भी है। उनका नियम ये बोलता है कि 3 तत्वों में बीच वाले तत्वों का परमाणु भार, 3 तत्वों में बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के औसत के, एवरेज के लगभग बराबर होता है। मैं आपको छोटा सा नंबर के हिसाब से एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1, 2, 3, ये मैंने 3 नंबर ले लिया। अब 1, 2, 3 का बीच वाला तत्व कौन हो गया बेटा? 2 नंबर होगा, ठीक है। तो बोलते पहले और तीसरे का एवरेज जो औसत होता है, 1 और 3 का औसत कैसे निकालेंगे? पहला वाला लिया 1 और लास्ट वाला क्या था 3, उसको प्लस करने का, 1 + 3। अच्छा, कितने नंबर से बेटा? 2, तो इसको 2 से डिवाइड करने का। तो देखो 1 + 3 कितना होता है बेटा? 4 होता है। 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों? वैसे ही तो इसका ट्रिक भी है, आपके टेक्स्ट बुक में आप देख लेना, वहां पे एग्जाम्पल दिया रहेगा लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। ये एक ट्रिक हो गया, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ट्रिक हो गया जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद Ca कैल्शियम हो गया, स्ट्रोशियम Sr हो गया, फिर Ba हो गया, ये एक ट्रिक है। फिर उसके बाद Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया। मतलब ये एक ट्रिक है बेटा। ये मतलब एक बोलते ना, ये ट्राइड्स है। अगर एग्जाम में आया कि ट्रिक का उदाहरण लिखो तो आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे ट्रिक है, लीना कहती है, LINA, लीना कहती है, के हो गया, ठीक है। कैसन सर बाटे तोहार, Ca सर का Sr बाटे का Ba हो गया। कैसन सर बाटे, तो हमारे सर भैया क्लियर है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है। अपने जो जीवन सर है, क्लियर है, ब्रिलियंट है और इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट नहीं, जेंट है, ठीक है। तो Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया। तो ये ट्रिक है बेटा, तो याद रखना। तो वही हो गया। तो आप चाहिए तो LINA में अगर जो पहला मतलब जो बीच वाला होता है कौन, Na सोडियम का, उसका जो एवरेज होगा, औसत होगा ना मेरा बेटा, वो लगभग लिथियम और पोटेशियम के बराबर होगा, Li + K के। लेकिन एक्चुअली बेटा इनका नियम ज्यादा काम नहीं कर पाया, मतलब 9 तत्वों के बाद तो नहीं, असफल हो गया, इसलिए डोबेराइनर जी बेटा फेल हो गए। तो डोबेराइनर का त्रिक का नियम क्या बोलता है? 3 तत्वों में बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के औसत के लगभग बराबर होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते जिसका नाम था न्यूलैंड सॉरी बेटा। तो न्यूलैंड ने बनाया था अष्टक नियम। अष्टक मतलब नाम से पता चल रहा है बेटा 8, सीधी सी बात है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या बोलता है कि यदि तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा जाए, उन्होंने बोला कि अगर मैं तत्वों को परमाणु भार के कौन से क्रम में रखता हूं? आरोही क्रम में, तो पहले तत्वों का गुणधर्म 8वें तत्व के बराबर होता है। तो यही था न्यूलैंड का अष्टक नियम। और बेटा न्यूलैंड के टाइम पे ना 56 तत्वों की खोज हुई थी। उनकी विशेषता क्या थी? पहला देखो न्यूलैंड का अष्टक नियम का विशेषता क्या था? पहला
उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा। दूसरा उन्होंने कहा क्या था, सुनो, एक ही समूह में रहने वाले तत्वों के गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। मतलब एक ही ग्रुप में जो लोग रहेंगे ना, उनकी रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान। मतलब समझ लो एक ग्रुप में 8 लोग है, अगर एक समोसा पाव खाता है तो दूसरा भी समोसा पाव खाएगा, तीसरा भी समोसा पाव, चौथा भी, मतलब पूरी की पूरी पब्लिक 8 लोग समोसा पाव खाएंगे। उनका बोलने का मतलब यह था, एक ही समूह में रहने वाले तत्वों के गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषता सुनना बेटा। न्यूलैंड का मतलब न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, मस्ती कर रहा था, संगीत के स्वरों पर आधारित है। ये मत सोचना मेरे वो एमसी स्टन का गाना नहीं चलता है यहाँ पे सारे ग म प ध नि सा चलेगा मेरा बेटा। सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा। बाहुबली नहीं आ रहा है, सोचो मत। पहला भी सा है, आठवां भी सा ना, तो याद रखना उन्होंने यही बोला था कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ना बेटा, सीधी सी बात है, संगीत के स्वरों पर आधारित थे। वे स्वर क्या थे, सारे गम पध नि सा। तो उन्होंने बोला पहला भी सा और आठवां भी सा, इसके हिसाब से उन्होंने नियम बना दिया कि तत्वों को अगर परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा जाता है, मतलब छोटा फिर बड़ा वैसे रखा जाएगा, तो पहले तत्वों का गुणधर्म 8वें तत्व के बराबर होता है। यही था न्यूलैंड का अष्टक नियम मेरा बेटा। लेकिन बेटा एक गलतियां, इनकी विषमताएं भी थी, त्रुटियां भी थी, गलतियां। पहला, इन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान नहीं छोड़ा था। अज्ञात मतलब क्या, जिस तत्वों की खोज ही नहीं हुई थी। क्या 56 तत्वों की खोज हो गई क्या बेटा, उसके बाद क्या तत्वों की खोज नहीं हुई मेरा बेटा। इनको रखना चाहिए था ना, अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरा, इन्होंने बोलते ना निष्क्रिय गैसीय तत्व, मतलब जो गैसी कुछ ऐसे तत्व थे जो कुछ काम नहीं करते थे, ना इलेक्ट्रॉन को लेते ना देते थे, उनको भी कोई निश्चित स्थान नहीं दिया मेरा बेटा। और दूसरा चीज, मेन गलती, इनका जो नियम था ना बेटा, बस कैल्शियम तक सफल रहा, कैल्शियम तक ही पास हुआ। कैल्शियम मतलब जिसका परमाणु क्रमांक 20 था, मतलब 20 तत्वों तक ही इनका नियम सफल रहा, आगे चल के बेटा ये असफल रहा। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के बराबर होता है कभी, जब उसको हम लोग तत्वों के परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा जाए बेटा। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम बेटा। तीसरे नंबर पे एक साइंटिस्ट आता जिसका नाम था मेंडेलीव। दिमाग दर बंदा एकदम चौकस मेरी तरह दिमाग वाला। मेंडेलीव का आवर्त सारणी का नियम क्या बोलता है मेरा बेटा। मेंडेलीव की आवर्त सारणी को लघु आवर्त सारणी बोलते हैं। लघु माने छोटा आवर्त सारणी बोलते हैं बेटा। एक किताब में मिला तो मिला, देख लेना। नियम क्या बोलता है बेटा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, जो भी तत्व होते हैं उनके भौतिक गुणधर्म हो या रासायनिक गुणधर्म हो, सबके सब परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन मतलब कहीं ना कहीं पे उनके बोलते हैं ना परमाणु भार पे डिपेंड करते हैं, चाहे उनका भौतिक गुणधर्म हो चाहे रासायनिक। तो ये था मेंडेलीव की आवर्त सारणी का नियम, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, ये उनका नियम था बेटा। विशेषता क्या थी, सीधी सी बात है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी बेटा आप देख रहे होगे तो 7 क्षैतिज पंक्तियां, आड़ा लाइन को क्षैतिज पंक्तियां बोलते बेटा, और सीधे खंबे को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थी मेरा बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं आवर्त, और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे मेरे प्यारे बच्चों। 8 थे, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिसे समूह कहते हैं मेरा बेटा। फिर उन्होंने भी वही तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा, सेम टू सेम अदर साइंटिस्ट की तरह। इन्होंने भी वही चूरण पट्टी दिया मेरा बेटा, एक ही समूह में रहने वाले तत्वों के गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। थोड़ा सा रैपर वाला भी आएगा इफेक्ट। तो उन्होंने बोला था कि एक ही समूह में जो तत्व होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान मेरा बेटा। लेकिन गलती भी हुई बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं गलती हुई इनसे भी। हाँ, लेकिन एक बात है, पहले अच्छा ही सुन ले, तो अच्छा ही चल रहा है ना। हाँ, ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे बेटे जिन्होंने सभी तत्वों का सफलतापूर्वक उस समय विभाजन कर दिया। जितने तत्वों की खोज हुई थी, लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी उस समय की करीब, तो सभी तत्वों का इन्होंने सफलतापूर्वक विभाजन किया था। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, याद रखना, जिन्होंने सभी तत्वों का सफलतापूर्वक विभाजन किया था मेरा बेटा। और हाँ, इन्होंने बेटा अज्ञात तत्वों के लिए भी खाली स्थान छोड़ा था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बार आता है। 3 खाली स्थान छोड़ा था, जिसका नाम इन्होंने रखा था एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। ये 3 नाम दिया था उन्होंने, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। आगे चल के मेरा बेटा एका बोरॉन का नाम पड़ गया क्या, स्कैंडियम। एका एल्युमिनियम का नाम पड़ गया गैलियम, और एका सिलिकॉन का नाम पड़ गया जर्मेनियम। इसका ट्रिक है याद करने के लिए, आप लोग बोलो एका बो एसी। 3 खाली स्थान छोड़ा था ना, एका बो एसी, एका 3 बार लिख दिया, बो ए सी। बो से क्या हो गया बेटा, बोरॉन। क्या बात है, ए से एल्युमिनियम, सी से सिलिकॉन, ऐसा बोल देने का मेरा बेटा। सिलिकॉन वाला हिंदी वाला सी बोल रहा, वो वाला नहीं बोल रहा। तो एका बो ए सी, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। और इसका क्या है बेटा, इसका भी थोड़ा ट्रिक है, आगे चल के नाम से कंफ्यूजन होता है तो बोलने का, सैंडल लेके गली में जमा दिया। सैंडल लेके गली में, सैंडल मतलब क्या हो गया, स्कैंडियम। गली का क्या हो गया, गैलियम। लेकिन लाइन से याद होना चाहिए बेटा, याद रखना तभी सही रहेगा। जमा दिया, जर्मेनियम। मतलब आगे चल के एका बोरॉन का नाम क्या पड़ गया, सैंडल वाला स्कैंडियम।
ए का बो ए सी, बी का बो ए से आगा क्या, ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम क्या पड़ गया बेटा, गैलियम, सी का क्या हो गया सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का हो गया जर्मेनियम, ऐसे पढ़ा बेटा। लेकिन इन्होंने 4 गलती कर दी, 4 से 5 गलती कर दी। पहला तो बेटा इन्होंने ना हाइड्रोजन को ना बेटा कोई निश्चित स्थान नहीं दिया, सिंपल एंड स्वीट तरीके से बता रहा हूं बेटा, किताब के अंदर बहुत बड़ा बड़ा लिखा है सिंपल बोलने का। पहला उन्होंने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। दूसरा उन्होंने समस्थानिक को भी निश्चित स्थान नहीं दिया। समस्थानिक पता है बेटा 9वीं में पढ़े, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा रहेगा, चैप्टर नंबर 13 या 14 में पढ़ा रहेगा शायद से। समस्थानिक किसको बोलते हैं, ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार असमान होता है। जैसे कार्बन की बात करूंगा, एक कार्बन होता है जिसका परमाणु क्रमांक 6 ही होता है, 2 कार्बन होता है, लेकिन एक का परमाणु क्रमांक 12 होता है, एक का 13 होता है। तो बेटा इनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, सेम होगा, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, असमान, उसको समस्थानिक कहते हैं। लेकिन आपके चैप्टर में नहीं है, बस फिलहाल इतना याद रखना, गलती में आएगा तो उन्होंने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। दूसरा उन्होंने समस्थानिक को भी निश्चित स्थान नहीं दिया। तीसरा उन्होंने तत्वों को बेटा परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा चाहिए था ना, मतलब रखा था ना, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा आना चाहिए। आप मुझे बताना, जैसे कोबाल्ट है, ठीक है, उसका परमाणु भार दे दिया समझ लो 58.93, और निकेल जिसका परमाणु भार है 58.71। अगर परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा जाता है तो आप मुझे बताओ पहले 58.71 आएगा कि पहले 58.93 आएगा। वेरी गुड, पहले 58.71 आएगा। तो इनको पहले निकेल को रखना चाहिए था, बाद में कोबाल्ट को, अगर परमाणु भार के हिसाब से रखा जाए तो, ठीक है। तो उन्होंने गलती किया, उन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया। चौथा उन्होंने कहा क्या आता है, एक ही समूह में रहने वाले तत्वों के गुणधर्मों में समानता पाई जाती थी, इन्होंने भी वही चूरन दिया। लेकिन बेटा इन्होंने मैग्नीज, मैं मैग्नीशियम की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीज जिसको दिखाते हैं Mn से, उसको हेलोजन के साथ में रख दिया। आप बोलोगे सर हेलोजन क्या होता है, हेलोजन के कुछ एग्जाम्पल है तो आगे चल के आपको बता दूंगा। हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हेलोजन सदस्य बोलते हैं बेटा, हेलोजन के सब एलिमेंट से बेटा, उसके साथ रख दिया। मैग्नीज को इन्होंने हेलोजन के साथ रख दिया जिनके गुणधर्म बिल्कुल भिन्न थे मेरा बेटा, एक दूसरे से अपोजिट गुणधर्म थे, जो कि क्या बोला था, एक ही समूह में रहने वाले तत्वों के गुणधर्मों में क्या पाया जाता है, समानता, लेकिन इसके गुणधर्म समान नहीं थे। तो बेटा ये था हमारा मेंडेलियव। तो बेटा लेकिन मेंडेलियव में गलती कर दी इनका भी, इनका परमाणु भार पे गलत किया, इनको प्रूफ किया था ये देखो वो देखो चिड़िया का घोंसले, जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था हेनरी मोसले, और हेनरी मोसले ने बनाया बेटा आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी को बेटा बोलते दीर्घ आवर्त सारणी, बड़ी आवर्त सारणी। क्यों, नियम सुनो बहुत इजी है, बस मेंडेलियव का जो नियम था वही लिखना है डियर, बस परमाणु भार को हटाना है, परमाणु क्रमांक को लगाना है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। क्या बोलोगे, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक। मोसले भाई बोलते हैं मेंडेलियव चाचा को, चाचा ऐसा नहीं है, परमाणु भार पे डिपेंड नहीं होता है, सारा का सारा गेम परमाणु क्रमांक का होता है। तो दोस्तों वही नियम था, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी की सारी विशेषता थी, मोसले भाई पास हो गए, इसके सब फेल हो गए थे बेटा, इसके पहले के जितने थे। सीधी सी बात है, आधुनिक आवर्त सारणी में बेटा 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिसे आवर्त कहते हैं, लेकिन 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते जिसे समूह कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर इनका भी वही चूरण पट्टी था, एक ही समूह में रहने वाले तत्वों के गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। इन्होंने भी तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा था, सब परमाणु भार थे, इन्होंने परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा था। और बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मेंडेलियव की आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे सुधारा गया, तो बस खत्म बेटा, याद रखना उनका जो दोस्त था बोलने का इधर सुधारा गया। जैसे मेंडेलियव आवर्त सारणी में क्या था, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया नहीं था, लेकिन यहां पर बोलने का आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान प्राप्त हुआ। मेंडेलियव की आवर्त सारणी में समस्थानिक को निश्चित स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, यहां पे बोलने का आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिक को निश्चित स्थान प्राप्त हुआ। वहां पे कोबाल्ट और निकेल के हिसाब से हुआ था। हाँ, अगर परमाणु क्रमांक के हिसाब से जाए तो बेटा परमाणु क्रमांक में कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक छोटा है निकेल से, तो कोबाल्ट सही जगह था परमाणु क्रमांक के हिसाब से। फिर वहां पे मैग्नीज हेलोजन की समस्या को उत्पन्न हुई थी, इसका भी समाधान यहाँ पे हो गया। ऐसे ही बोलना है, मैग्नीज और हेलोजन की समस्या का समाधान हुआ। कभी कभी क्वेश्चन बेटा आप लोग आता है कि कभी कभी क्या मतलब 2 से 3 बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना बताओ। सुनो बहुत ईजी है मेरा बेटा, ऐसे ही लिखना, जरा सुनना, क्वेश्चन आएगा 4-5 मार्क्स का। तो आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना क्या बोलोगे आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिसे आवर्त कहते हैं। दूसरा पॉइंट 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिसे समूह कहते हैं। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों की आधुनिक आवर्त सारणी को 4 खंडों में बांटा गया बेटा, एस खंड, पी खंड, डी खंड, एफ खंड, सब स्मॉल लेटर रहेगा बेटा, एस खंड, पी खंड, डी खंड एंड एफ खंड। फिर बोलने का कि एस खंड में पहला और दूसरा समूह आता है, पी खंड में 13 से लेकर 18, गलती मत करना है बेटा, 3 से 12 मत लिखना। देखो एस खंड में पहला और दूसरा, पी खंड में 13 से 18,
डी खंड में 3 से लेके 12 और एफ खंड में होता है बेटा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है। अब बोलोगे सर ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या होता है? अब अपनी बुक का बेटा डायग्राम देखना आधुनिक अवसानी में, वहां पे देखो LA करके रहेगा, LA सिंबल रहेगा स्टार करके। LA का मतलब होता है लेंथेनम बेटा, और स्टार से लेके ना पूरा आगे के 14 तत्व जो रहेंगे ना मेरा बेटा, मतलब लेंथेनम के बाद वाले 14 तत्वों को हम लोग कहते हैं बेटा लेंथेनाइड्स। और जस्ट उसी के नीचे बेटा हैशटैग यहाँ पे ट्वीट नहीं करना, हैशटैग रहेगा वहां पे बेटा AC लिखा रहेगा। यार AC मतलब वहां पे एयर कंडीशन नहीं है मेरा बेटा, एक्टिनियम लिखा है। तो एक्टिनियम के अंदर के बाद के 14 जो तत्व होते हैं बेटा उसको एक्टिनाइड्स कहते हैं। आप देख लेना टेक्स्ट बुक में आपको डायग्राम दिखेगा बेटा आधुनिक अवसानी में। अभी तो राइट नाउ 118 तत्व बताए गए हम लोग को, लेकिन आगे भी तत्वों की खोज हुई बेटा नहीं है। तो ये चीज था। तो क्या बोले आधुनिक अवसानी में 7 क्षैतिज पंक्तियां, आवर्त, 18 तत्व सम जिसे समूह, 4 खंड, एस खंड, पी खंड, डी खंड, एफ खंड। एस खंड में पहला दूसरा समूह, पी खंड में 13 से 18, डी खंड में 3 से 12 और एफ खंड में होता है मेरा बेटा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। आपको आगे भी बोलना है कि एस खंड के समूह को हम लोग पहले समूह के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं, दूसरे समूह के तत्वों को भूक्षारीय धातु कहते हैं। पहले वाले को क्षारीय, दूसरे वाले को भूक्षारीय, 17वें को कहते हैं बेटा, याद रखना 17वां जो समूह था मैंने बताया था उसको बोलते हैं बेटा हेलोजन। इसके अंदर आता है फादर कल बियर इतना पी गया अटक गया टसन में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये आता है मेरा बेटा। फिर इसके बाद था 18वां समूह, याद रखना बेटा 18वां समूह को ही शून्य समूह कहते हैं, उसको निष्क्रिय गैसीय के तत्वों तक कहते हैं, उसी को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अब बोलोगे सर 18वें समूह को ऐसा क्यों बोलते हैं सर? एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, देखो 18वें समूह के तत्वों में ना 8 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्षा में, लास्ट वाली कक्षा में, और जिसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया समझ लो उसका बेटा अष्टक पूरा हो गया। जिसका अष्टक पूरा होता है वो बेटा ना तो इलेक्ट्रॉन को लेता है ना ही इलेक्ट्रॉन को देता है, तो वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता नहीं। तो जब काम करेगा ही नहीं तो उसको निष्क्रिय बोलेंगे। यही रीजन है मेरा बेटा कि 18वें समूह को हम लोग निष्क्रिय गैसीय तत्व कहते हैं या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। और सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का ना तो परित्याग करता है ना तो ग्रहण करता है, इसलिए इसकी संयोजकता भी क्या होगी बेटा, संयोजकता 0, इसलिए इसको शून्य समूह के तत्व कहते हैं। अब बोलोगे सर संयोजकता क्या होता है, बताऊंगा बेटा आगे। फिलहाल आपको ये समझ में आया 8वें समूह को कहते हैं शून्य समूह, निष्क्रिय गैसीय तत्व, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। 17वें में हो गया हेलोजन। 18वें समूह का 2-3 एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, बोल लेना। आपको बोलना है हीना नीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन है ओजी है। हीना हीलियम, हीना नीना नियॉन, हीना नीना और का ऑर्गन, हीना नीना और करीना का केआर क्रिप्टॉन, ये सब क्या है मेरा बेटा, जेड और जेडी, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, आरएन हो गया मेरा बेटा, ये सब एग्जांपल है हीना नीना और करीना। 17वीं का फादल कर बियर इतना पी गए। पहला वाला क्या हुआ, हलीना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम करे रब से के, पोटेशियम रुबीडियम, या बोल सकते बेटा। दूसरा क्या, दूसरे समूह का एग्जाम्पल क्या होगा, भूक्षारीय का, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बेटा BE मांगे Mg, कन्या CA कैल्शियम, सुंदर का एस्टर, आप ऐसा बोल सकते हो स्ट्रोशियम, मांगे बाप रोए BA बेरियम हो गया बेटा। तो ये सब चीज आप बोल सकते हो, ये दूसरा समूह था बेटा। तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया मेरा बेटा। हाँ, इसके अंदर भी आपको ये भी चीज बोलना है बेटा, सामान्य तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। मुझे पता है बेटा ऑडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, आपको थोड़ा बोरिंग भी फील होगा, तो टेंशन नहीं है, कान में से ईयरफोन निकालने का और थोड़ा गाना सुनने का, फिर वापस से पढ़ना सुनना स्टार्ट कर देना। मुझे समझ में आता है बेटा, आपको लगे तो बीच में आपको गाना भी सुना दूंगा बेटा मैं। तो हाँ, ये हमारा चल रहा था बेटा, ये हमारा तो स्ट्रक्चर था। हाँ, सामान्य तत्व किसे बोलते, तो बोलने का ऐसा तत्व जिसकी अंतिम एक कक्षा अपूर्ण होती है। जैसे सोडियम की बात करूंगा, जैसा बेटा सोडियम का हो गया 2 8 1, तो पहले में तो 2 रहना चाहिए, सही है, दूसरे में 8 होना चाहिए, सही है, लास्ट में 1 आया, एक कक्षा अंतिम अपूर्ण है, तो ये सामान्य तत्व हो गया। कभी कभी कुछ तत्व होते हैं जैसे उसकी अंतिम 2 कक्षाएं अपूर्ण होगी, जैसे 2 8 4 17 या 2 8 4 17 ऐसा दिया है, 2 8 4 7 दिया है, ऐसा दिया है, तो इसलिए अंतिम तीसरे वाले में कितना है, 4 है, बाद में 7 है, तो 2 कक्षा अपूर्ण होगी, तो उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। सुन लो बेटा, ऐसा तत्व जिसकी अंतिम 1 कक्षा अपूर्ण होती है उसे कहते हैं सामान्य तत्व, जिसकी अंतिम 2 कक्षाएं अपूर्ण होगी उसे कहेंगे संक्रमण तत्व, और जिसकी अंतिम 3 कक्षाएं अपूर्ण होती है उसे कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। और बेटा ऐसे तत्व जिसकी सारी की सारी कक्षाएं इलेक्ट्रॉन से घपा घप रपा रप भरी होती है, मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है मेरा बेटा, तो उसको बोलते हैं निष्क्रिय गैसीय तत्व, जो मैं आपको एग्जाम्पल बता दिया बेटा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आता है कि एक ही समूह में रहने वाले, एग्जाम में बहुत बार बेटा क्वेश्चन पूछा साइंटिफिक रीजन में। आपको अगर वैज्ञानिक कारण पढ़ना रहेगा ना बेटा, टेक्स्ट बुक का पढ़ गया ना, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोला जाता है कि एक ही समूह में रहने वाले तत्वों की संयोजकता समान क्यों होती है मेरा बेटा, तो सीधी सी बात है बोलने का ना, जो एक ही समूह में तत्व होते हैं
उनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। दूसरा, तो वो समान रूप से इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। तीसरा, हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना भी इलेक्ट्रॉन लिया या दिया जाता है उसे संयोजकता कहते हैं। चौथा, जो एक ही समूह के तत्व होते हैं वो समान रूप से इलेक्ट्रॉन का परित्याग या ग्रहण करते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता समान होती है। और इसी क्वेश्चन को घुमा के कभी कभी ऐसा पूछा जाता है बेटा कि पहले समूह के तत्वों की संयोजकता एक की होती है, बताओ। तो बोलने का मेरा बच्चा कि पहले समूह के जो तत्व होते हैं उनकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरा, अर्थात अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अब देखो मैंने बोला है कि वड़ा पाव का रेट है समझो 8 रुपया है, अब लास्ट में 1 रुपया है, कितने रुपए की कमी है? 7 रुपए की। तो आप लोग मुझे बताओ 1 रुपया देगा कि 7 रुपया लेगा? आप बोलोगे सर 1 रुपया देना ठीक रहेगा, तो बस देना मतलब क्या? परित्याग करना। तो सीधी सी बात है, ये समूह के जो तत्व होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हमको पता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना भी इलेक्ट्रॉन लिया या दिया जाता है, परित्याग या ग्रहण किया जाता है, उसे संयोजकता कहते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, पहले समूह के तत्वों की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरा, ये तत्व एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। तीसरा पॉइंट, हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु द्वारा जितना भी इलेक्ट्रॉन दिया या लिया जाता है उसे संयोजकता कहते हैं। चौथा, इनका संयोजकता एक होता है, इसीलिए मतलब इनके ये एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं, इसलिए पहले समूह तत्व की संयोजकता एक होती है। सेम यही चीज हो गया। अब बोलेंगे 18वें समूह को भैया शून्य समूह क्यों कहते हैं? मैंने इसका आंसर आपको पहले बता दिया दोस्तों, मेरे ऑडियो में वापस जाके बैक में जाके चेक कर लेना। तो ये था पूरा हमारा बेटा आधुनिक आवर्त सारणी। उसके बाद आपको पता ही आधुनिक आवर्त सारणी को देखा जाए तो जितने तत्व उनको 4 कवचों में भी बांटा गया था। कल्लू मर गया नहाते नहाते, पर्सनली मत लेना भैया जिसका नाम कल्लू रहेगा, ऐसे मस्ती बता रहा हूं। KLMN 4 प्रकार के कवच होते हैं। यहां से एक टॉपिक निकल के आता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनों को उनकी विभिन्न कक्षाओं में स्वरूपित करना या व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण कहलाता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं 2n²। n माने कवच की संख्या। 4 कवच होते हैं, 1 2 3 4 KLMN ये होता है। पहले कवच में ज्यादा से ज्यादा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 होता है बेटा। 2 8 16 32 मत बोलते हैं, 2 8 18 32 ही होता है। और पांचवा लेंगे तो पांचवे में भी 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चेक कर लेना अपने हिसाब से। 2n² के फॉर्मूले में लगा के, तो ये चीज हो गया बेटा। अब आ जाओ बेटा आवर्ती झुकाव, जिसको हम लोग कहते हैं आवर्त के गुणधर्म क्या होता है मेरा बेटा। वेरी 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 IMP टॉपिक मेरा बेटा। आवर्ती झुकाव या आवर्त का गुणधर्म क्या बोलता है, सुनो बेटा। जब बेटा हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में, बहुत सारे लोगों को परिभाषा नहीं पता होता मेरा बेटा, जरा ध्यान देना। किताब में भी शायद से कहीं ना कहीं परिभाषा इसका दिया नहीं होगा, शायद से, मुझे तो पता नहीं, बट एक बार चेक कर लेना। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर बेटा, थोड़ा हिंदी में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में समझ लो। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणधर्मों में क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है। इसे हम लोग आवर्ती झुकाव या आवर्त के गुणधर्म कहते हैं बेटा। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है परमाणु का आकार, दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे संयोजकता, और तीसरा होता है धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। चलो शुरुआत करते हैं परमाणु का। अगर ज्यादा फास्ट जाऊंगा तो बेटा पीछे रिपीट मार लेना ऑडियो में, तुम्हारे पास मोबाइल होगा, मेरे पास नहीं है। बैक जाना बेटा, मैं बार बार बोलूंगा तो अवजिया मैं थक जाऊंगा ज्यादा। और दूसरा चीज बेटा कि ऐसा है ना कि रिकॉर्डिंग बड़ा हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं परमाणु का आकार से। पहला पॉइंट दोस्तों बहुत ही मजेदार पॉइंट है। परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। परमाणु का आकार परमाणु की किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दूसरा पॉइंट, अब भैया परमाणु त्रिज्या कहते हैं किसे है? सीधी सी बात है, देखो परमाणु का केंद्र हो गया और उसकी अंतिम कक्षा हो गई बेटा। तो परमाणु के केंद्र से लेकर अंतिम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। पहला पॉइंट, परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। दूसरा, परमाणु के केंद्र से लेकर उसके अंतिम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा, बाएं से, परमाणु त्रिज्या को हम लोग मापते हैं पिकोमीटर में। पीके मीटर नहीं है भैया, ये आमिर खान वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पिकोमीटर है, पीके मीटर नहीं। यहाँ पीके है नहीं, पिको है। यहाँ पे पीके नहीं है भैया, पिको है। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है भैया, माला जाओ ध्यान घड़ी आता वाजली की 12, तो 10 घाते हैं -12। भारत देश हमारा जो सबसे लगता है प्यारा, तो भैया 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 घाते -12 मीटर। यार रखना, सेंटीमीटर मत लिखना दोस्तों। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 घाते -12 मीटर। तो चलो ये तो हो गया। अच्छा, फिर जब बेटा हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं ना आधुनिक आवर्त सारणी में, तो परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। बोलेंगे आए बैगन नहीं दोस्तों, यहां बताना चाहता हूं क्या होता है एक्चुअली। जब आधुनिक आवर्त सारणी में जाते हैं हम लोग बाएं से दाएं, तो बोलते हैं ना परमाणु का आकार छोटा इसलिए होता जाता है क्योंकि जो केंद्रक होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन जो केंद्रक होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा जाता है। और जब वही हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो परमाणु का आकार बढ़ता है।
काहे को भैया? क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, नए नए कवच का निर्माण होता है। क्यों? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो बेटा नए नए कवच का निर्माण होता है, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता है। तो ये था हमारा परमाणु का आकार। दूसरा है संयोजकता, इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। बेटा संयोजकता क्या करता है? बेटा सिंपल, पहले आपको पॉइंट लिखना है, तो आपको सीधी सी बातें बनाना पड़ेगा। बोलने का कि परमाणुओं द्वारा संयोग करने की क्षमता को या तत्वों द्वारा संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं द्वारा जितना भी इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उसे संयोजकता कहते हैं। थोड़ा गाने के रूप में बोल दो। तीसरा पॉइंट मेरा बेटा, संयोजकता हमेशा हमेशा याद रखना दोस्तों, संयोजकता हमेशा अंतिम कक्षा पर निर्भर करती है। और चौथा पॉइंट वही चूरण पट्टी वाला लाइन रिपीट मार दो, एक ही समूह में रहने वाले तत्वों की गुणधर्म नहीं, यहाँ पे बोलोगे संयोजकता समान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप संयोजकता एग्जाम्पल आप दे देना कि सोडियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 2,8,1 होता है, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। फिर मैग्नीशियम, ना मांगो अल्लाह अल्लाह, माजी का मैग्नीशियम हो गया 12, 2, 8, 2, 3 की संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई है। एल्युमिनियम, ना मांगो अल्लाह अल्लाह का Al 13 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2, 8, 3 होता है, तो बेटा यहाँ पे हो गया संयोजकता 3 होता है। आप उदाहरण डाल सकते हो। फिर आ गया तीसरा और लास्ट वाला बेटा यहाँ पे धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। बेटा बहुत ही मस्त टॉपिक है। सीधी सी बात है, अगर आधुनिक आवर्तसारणी को आप देखते जाते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो बाएं पक्ष में अगर देखा जाए तो धातु होता है ज्यादातर, और दाएं पक्ष में अधातु। आपको ऐसे ही बोलना है, बाएं पक्ष में धातु पाया जाता है, दाएं पक्ष में अधातु। दूसरा, सीधी सी बाएं पक्ष में अगर बेटा धातु है तो धात्विक गुणधर्म अधिक होगा, और दाएं पक्ष में अधातु तो अधात्विक गुणधर्म अधिक होगा। तो बाएं पक्ष में धात्विक गुणधर्म अधिक होता है, दाएं पक्ष में अधात्विक गुणधर्म अधिक होता है। वेरी गुड। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो सीधी सी बात है, किसको छोड़ के किसके पास जा रहे हैं? धातु को छोड़ के अधातु के पास जा रहे हैं, बराबर ना? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लोग, तो जिसको छोड़ रहे उसका गुणधर्म क्या होगा? कम। मतलब धातु का गुणधर्म क्या होगा? कम, और अधात्विक गुणधर्म क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब हम लोग दाएं से बाएं आते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं, तो वहां पे अधात्विक गुणधर्म क्या होता है? कम, और धात्विक गुणधर्म क्या होता है? बढ़ता है। एक बात याद रखो दोस्तों, जो धातुएं होते हैं, धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन को देती है, परित्याग करती है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके धन आवेशित गुण बनाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं धन आवेशित गुण। और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आवेशित गुण बनाती है मेरा बेटा। तो ये बात याद रखना दोस्तों। हाँ, हैलोजन की श्रेणीबद्धता करके बेटा आता है कि हैलोजन की श्रेणीबद्धता क्या होता है। मतलब हैलोजन की श्रेणीबद्धता क्या है कि एक ही समूह में रह के तत्व है, लेकिन उनकी अवस्थाएं अलग अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे आयोडीन हो गया, हैलोजन का मेंबर है, लेकिन आयोडीन बेटा कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है, बराबर ना? हाँ, लेकिन वही बेटा अगर आप बोलोगे सर इसकी बात करो तो फ्लोरीन की हो गया, क्लोरीन की हो गया मेरा बेटा। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन मेरा बेटा क्या होता है? फ्लोरीन और क्लोरीन मेरा बेटा वो तो देखो गैस होता है, सीधी सी बात है। फ्लोरीन क्या होता है? गैस। क्लोरीन में क्या होता है? गैस। लेकिन आप बोलोगे भैया ब्रोमीन क्या होता है? तो देखो ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। देख रहे हो, आयोडीन ठोस, ब्रोमीन लिक्विड, बताओ मतलब। और भैया फ्लोरीन क्लोरीन गैस हो गया, एक ही समूह के सदस्य है लेकिन अलग अलग अवस्था में, तो इससे हम लोग हैलोजन की श्रेणीबद्धता कहते हैं। तो बेटा मैं आपका ये भी चैप्टर समाप्त होता है मेरा बेटा, जरा अच्छे से कर लेना। अब आ जाओ दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। चैप्टर 2 थोड़ा बड़ा हो गया, 26-27 मिनट का बेटा। आप लोग अपना ध्यान दो। मैं हूं आपका प्यारा जीवन सर, थैंक यू सो मच। अगर कोशिश करो, अगर किसी फ्रेंड की मदद हो सकती है उसको फॉरवर्ड